हेलो, हाय। सफलता विथ अपर्णा में आप लोगों का स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग करेंगे 2004 के हल प्रश्न पत्र करेंगे, ठीक है। टीजीटी का, गृह विज्ञान का, क्योंकि अब जो है इसी के माध्यम से तैयारियां भी होती चलेंगी और बीच बीच में थ्योरीज भी पढ़ते चलेंगे। तो आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग ये बताया कीजिए कि आप लोग को किस हिसाब से पढ़ना है। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर के हिसाब से पढ़ना है या आप लोग को थ्योरी के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि क्वेश्चन आंसर पढ़ाइए, कुछ लोग बोलते हैं थ्योरी पढ़ाइए। तो मुझे खुद समझ नहीं आता कि मैं क्या पढ़ाऊँ। किसी को थ्योरी चाहिए कि हाँ मुझे विस्तृत चाहिए, और किसी को क्वेश्चन आंसर चाहिए। चलो ठीक है, फिलहाल अभी तो 2004 का मैं क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ। तो आप लोग से ये कहना था कि आप लोग पूरा देखिएगा। इसको मैं 2004 का 2 दिन में कराऊंगी, आज और कल में। 75 क्वेश्चन आज करवाऊंगी और उसके बाद जो है बचा हुआ क्वेश्चंस मैं कल करवाऊंगी, ठीक है। तो 2 दिन में क्वेश्चंस करवाऊंगी और सारा मैं जो है आपको व्याख्या कर दूंगी, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो। इसके बाद में पूरी वीडियो देखिएगा। वीडियो जो है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जितने लोग जो है कमेंट करेंगे उतने लोगों का मैं नाम ज़रूर बताऊंगी। मैंने कहा है कि मैं नाम बताऊंगी और मैं नाम बताती भी हूँ सबका। जितने लोग नीचे कमेंट करते हैं उनका नाम मैं बताती हूँ। आप लोग मेरे टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइए। जितने लोग भी वीडियो देख रहे हैं उन लोग से निवेदन है कि आप लोग टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर जुड़ने से क्या होगा कि आप लोग जो मैं क्विज़ कराती हूँ वो आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और आप वहाँ से आकर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आ जाइए, क्योंकि वहाँ पर नंबर है। तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाएंगे तो वहाँ पर आपके एनसीईआरटीज़ मिल जाएंगी, और आपको जो है वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन होगा वो आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, फिर शुरू करते हैं, क्योंकि जो है बहुत लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप लोग सारा प्रोसीजर समझ गए होंगे। आप लोग की सारी समस्या का समाधान हो जाता है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर। फिर भी अगर मान लीजिए कोई समस्या समाधान व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं हो पाता है तो वो टेलीग्राम पर हो जाता है। तो आप लोग ज़रूर से टेलीग्राम पर भी जुड़िए और व्हाट्सएप पर भी जुड़िए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हल प्रश्न पत्र व्याख्या सहित 2004 के टीजीटी के, ठीक है, जिसको टीजीटी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, ठीक है। टीजीटी हो गया। फिर अब हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? बड़ा कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं, ठीक है। शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं। आंसर बताइए क्या होगा? वसा होगा, या विटामिन होगा, या फास्फोरस होगा, या प्रोटीन होगा। तो शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पदार्थ हैं कौन से? विटामिन, ठीक है। ये तो सबको पता है कि वसा क्या होता है। वसा हमारी एनर्जी देता है, और जो है कटने फटने से शरीर से झुर्री नहीं आती है, और जो है फटता नहीं है, उससे वसा बचाता है, ठीक है। फास्फोरस खनिज में आ जाता है, ठीक है। तो जो विटामिन होती है वो क्या होती है कि वो हमारे जो है शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करती है, ठीक। अब इसका हम लोग व्याख्या समझेंगे। व्याख्या क्या है? विटामिन की खोज वर्ष 1912 में एफजी हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई थी, परंतु इसे विटामिन का नाम फंक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जिसे रक्षात्मक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। इनमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती, क्योंकि विटामिन एक सूक्ष्म मात्रा में शरीर को मिलता है, इसलिए कैलोरी किससे प्राप्त होती है? वसा से प्राप्त होती है। और हमारे इंडियन थाली में वसा बहुत होता है, सबको पता है। चावल में भी वसा होता है, गेहूं में भी वसा होता है, सब्जी में भी फैट होता है। जैसे आलू में फैट मिल जाता है हम लोग को, फिर हम लोग को घुइया अरबी जिसको बोलते हैं उसमें फ़ैट मिल जाता है, तो शकरकंदी में फ़ैट मिल जाता है। तो कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिसमें फ़ैट मिल जाता है। प्रोटीन भी हमें मिलता है सब्जियों से, लेकिन जिन सब्जियों से प्रोटीन मिलता है विशेषता उन सब्जियों से वसा उसमें कम मिलता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ वसा ज़्यादा मिलता है। तो
जो है इन्हें कैलोरी प्राप्त नहीं होती है। जहाँ विटामिन मिलती है शरीर के उपाचयी मतलब चयापचय मतलब हजम होने में खाने का, इस क्रिया के अंतर्गत रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियमन हेतु अत्यंत आवश्यक है। मतलब अगर जो है शरीर की क्रियाएं हैं, जो पाचन शक्ति है, जो सारी चीज़ें हजम होने वाली हैं, अगर वो सब काम करें अच्छे से तो उसके लिए विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। ये शरीर के आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित भी करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विटामिन। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। इसका आंसर होगा विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है हैरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन। हेरिंग, मैकरल, सार्डन तथा सार्डिन मछलियों में क्या पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है और विटामिन के पाया जाता है। तो आप सबको पता है कि मछलियों में विटामिन ए बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं जिसमें विटामिन ए से ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, विटामिन ए से ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। तो हैरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में विटामिन ई पाया जाता है। ठीक है, यह विटामिन लाल रक्त कोशिका बनाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? देखिए, हैरिंग, मैकरल, साल्मन तथा सार्डिन मछलियों में विटामिन ई पाया जाता है। यह विटामिन लाल रक्त कोशिकाओं जो बनती हैं उसके लिए आवश्यक होता है। शरीर में विटामिन ए, विटामिन के, आयरन, सेलेनियम का सही स्तर बनाए रखता है। ठीक है, विटामिन ए के, आयरन तथा सेलेनियम का सही स्तर बनाए रखता है। इसकी कमी से स्त्री पुरुष दोनों में बंध्यता उत्पन्न होती है। ठीक है, ये विटामिन ई की कमी से बंध्यता उत्पन्न होती है। इसके बाद विटामिन ई पत्तियों वाली सब्जियां, दूध, मक्खन, अंकुरित गेहूं तथा वनस्पतियों में पाया जाता है। विटामिन ई के साथ साथ विटामिन ए से भी बंध्यता होती है। यह क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, आप लोग पीछे जाकर देख सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम पर ऐड हो जाइए, वहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, वहाँ पर भी ये मैंने बता रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पहले हम लोग टिक लगा लेते हैं। ठीक है, हम लोग टिक लगा लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्या है? विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है कि डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई है? ये कल भी पढ़ाए थे हम, ये आज भी बता रहे हैं। कल जो हमने क्वेश्चन आंसर कराया था उसमें भी ये था, आज क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं उसमें भी है। ये 2004 का क्वेश्चन आंसर चल रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा निम्नलिखित में से कितने खाद्य वर्ग की अनुशंसा की गई? तो 11 की गई है। कल मैंने बताया था 11 की गई है ना, उसमें भी मैंने व्याख्या की थी। 11 की गई, तो पहले टिक मार्क लगाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 11 की गई थी। अब इसको हम लोग विस्तृत रूप से इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। तो इसकी व्याख्या क्या है? 11 कौन कौन सा है देखो। डॉक्टर एम स्वामीनाथन द्वारा 11 खाद्य वर्गों की अनुशंसा की गई है। अनाज एवं ज्वार बाजरा, गिरियाँ और तिलहन। ठीक है, फिर दाल और फलियाँ, फल, सब्जियाँ, दूध और दूध से निर्मित सामग्री, अंडे, मांस, मछली, वसा, तेल, मिर्च, मसाले, शक्कर। ये जो है 11 प्रकार की चीज़ें ऐसी हैं जिसको एम स्वामीनाथन ने दिया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा झुर्रियाँ युक्त एवं उसका रंग पीला हो जाता है। मतलब त्वचा जो होती हैं वो झुर्रियों की युक्त हो जाती हैं और उनका रंग पीला पड़ जाता है। यह किससे जो है प्रदर्शित होता है? तो जब त्वचा झुर्री हो जाती है और जो है लक्षण गलत सा पीला सा दिखाई पड़ने लगता है तो कुपोषण का पता चलता है। क्यों? क्योंकि झुर्रियाँ तभी आती है जब शरीर में पोषण की पूर्ण रूप से आवश्यकता जो है वो पूरी नहीं होती है, तब झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। वसा कम होता है तो झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। ठीक है, रंग पीला पड़ने लगता है तो इसका मतलब कि आपका जो पोषण है वो कम पड़ रहा है, आपको पीलिया का, एनीमिया का, इन सब का लक्षण देखने को मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा कि कुपोषण का।
ठीक है, इसका आंसर आएगा कुपोषण का। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखेंगे। व्याख्या क्या है कि कुपोषण एक गंभीर स्थिति है। कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति के आहार में पोषक तत्वों का सही मात्रा नहीं होता है। कुपोषण को अल्प पोषण तथा अतिपोषण के रूप में भी उल्लेख किया गया है। अल्प पोषण में पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, जबकि अतिपोषण में अधिक पोषक तत्व की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, जो है जैसे आज के ज़माने में अब अति पोषण जो है उच्च वर्ग के लोगों में या मध्यम वर्ग के लोगों में ज़्यादा दिखाई देता है। तो जहाँ जिसको 1 गिलास दूध की आवश्यकता है जिस बच्चे को, उस बच्चे को अगर 3 गिलास दूध मिल जाता है तो उसको अति पोषण मिल जा रहा है, तो वो बच्चा मोटा हो जाता है, शरीर भारी हो जाती है। जिस बच्चे को 1 गिलास दूध मिलना चाहिए उस बच्चे को हम जो है 10 ml 20 ml दूध दे रहे हैं, तो वो बच्चा कुपोषण की स्थिति में आ जाता है, यानी अल्प पोषण की स्थिति में आ जाता है। ठीक है, तो सांस लेने में दिक्कत, थकान, अवसाद मतलब चिंता, चोट ठीक होने में ज़्यादा समय लगना आदि कुपोषण के सामान्य लक्षण हैं। गंभीर रूप से त्वचा पतली, सूखी, स्थिर तथा पीली पड़ जाती है। ठीक है, तो ये कुपोषण के स्थितियाँ हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको थोड़ा मैं मिटा देती हूँ, मैं इसको मिटा दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि दूध तथा दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडे, दालें, चना, सोयाबीन, सूखी सेब, मटर, मूंगफली, तिलहन आदि अनाज मेवे जो हैं वो क्या हैं? ठीक है, उनसे क्या होता है? शरीर निर्माण होता है, ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ होते हैं, सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं, तो कोई भी नहीं होते। तो ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ क्या होते हैं? सबको पता है, ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ होते हैं शुगर और वसा, मतलब कि मीठी चीज़ खाओ और जो है जैसे आपको तुरंत एनर्जी चाहिए तो आप क्या करोगे, आप जो है तुरंत आपको मीठी चीज़ दी जाती है कि तुरंत एनर्जी मिल जाए। लेकिन अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो वो प्रोटीन चीज़ दी जाएगी, आपको दूध दिया जाएगा, आपको मूंगफली दी जाएगी, आपको बादाम दिया जाएगा, आपको प्रोटीन शेक दिया जाएगा। तो इसलिए दूध और दूध से निर्मित वस्तु, मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन, ये सारी चीज़ें प्रोटीन युक्त होती हैं, इसलिए आपको दिया जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर क्या आएगा कि शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ। ठीक है, अब शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ क्या है कि ये हैं, शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ ये हैं। ठीक है, इसके बाद शरीर निर्माणक भोज्य पदार्थ सबको पता हो गया, मैंने बता दिया कि ये प्रोटीन युक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICMR द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा निर्धारित की गई है? ये मैंने अभी आज क्वेश्चन कराया है टेलीग्राम पर। तो जो है 1 से 3 वर्ष के लिए कितनी ऊर्जा कैलोरी है? 1200, तथा जो है आपकी 4 से 6 वर्ष के लिए है 1500 कैलोरी ऊर्जा की ICMR द्वारा की गई है। ठीक है, ये कितना है? ये 1 से 3 वर्ष और 1 से 3 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के लिए की गई है। क्या पूछ रहा है? दूसरा पूछ रहा 200 से 500 कैलोरी ऊर्जा, तीसरा पूछ रहा 2000 से 200 कैलोरी ऊर्जा, चौथा पूछ रहा है 3000 से 3200 कैलोरी ऊर्जा। तो कितनी कैलोरी ऊर्जा पूछ रहा है? तो इसमें आपका आएगा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR द्वारा 1 वर्ष से 3 वर्ष के बच्चे तथा 4 से 6 वर्ष के बच्चों को 1200 से 1500 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन के अनुसार निर्धारित किया गया है। बाल्यावस्था में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि इस काल में शारीरिक वृद्धि तीव्र से होती है, अतः इस अवस्था में बच्चों को अधिक कैलोरी युक्त भोजन दिया जाना चाहिए तथा साथ ही अन्य पोषक तत्वों जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा आदि की उपस्थिति भी भोजन में आवश्यक है। तो इसका क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका A। ठीक है, तो जब जो बच्चा बढ़ता हुआ है उस बच्चे को इतनी क्षमता, इतनी एनर्जी दे देनी चाहिए कि वो दिन भर दौड़ता चलता रहे, तो उसको समस्या ना आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पेज पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज हम लोग आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज पर। क्या है? जल द्वारा पकाने के लिए
विधि में कितने भागों को बांटा गया? जल द्वारा पकाने के लिए विधि को कितने भागों में बांटा गया है? उबालना, धीरे धीरे उबालना तथा धीमी आंच पर पकाना, उबालना तथा धीरे धीरे उबालना, उबालना तथा धीरे धीरे आग पर पकाना, कोई भी नहीं। ठीक है, जल द्वारा पकाने की विधि पूछ रहा है। तो उबालना भी होता है, धीरे धीरे उबालना भी होता है और धीमी आग पर पकाना भी होता है। ठीक है, ये जल द्वारा पकाने की विधि पूछा है। ठीक, या उबालना और धीरे धीरे उबालना। ठीक है, या ये हो गया, या जो है उबालना और धीरे धीरे आग पर पकाना। तो इसकी जो हम लोग इसको जो देखेंगे तो इसमें व्याख्या तो नंबर 1 को दिया है, लेकिन नंबर 1 जो है इसमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि उबालना सही है। ठीक है, उबालना सही है, धीरे धीरे उबालना सही है, लेकिन धीमी आग पर पकाना जो है ये सिमरिंग है। ठीक है, तो उबालने में ही आता है, तो इसको थोड़ा सा वो क्लियर नहीं किया हुआ है, इसलिए आंसर इसको ही माना जाएगा। इसको क्लियर नहीं किया हुआ। ठीक है, उबालना धीरे धीरे उबालना तो सही है, उबालना धीरे धीरे आग पर पकाना ये भी सही है। तो उबालना धीरे धीरे उबालना आग पर पकाना ये सिमरिंग वाली चीज़ है। तो इसको क्या है, इसको बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो इसको जो है आंसर जो व्याख्या दिया है आंसर में वो नंबर 1 सही दिया है, तो इसको हम लोग सही टिक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि उबालना धीरे धीरे उबालना और धीमी आग पर पकाना भी जो है सिमरिंग में आ जाता है, उबालने में ही आ जाता है। तो इसको 1 पर करेंगे। जल द्वारा पकाने की विधि को उबालना, धीरे धीरे उबालने की विधि को मतलब हम लोग उबालना ही कहते हैं। और धीमी आग पर पकाना, जैसे कुछ चीज़ों को धीरे आंच पर पकाई जाती है, जैसे कुछ सब्जियां होती हैं उनको धीरे आंच पर पकाया जाता है। तो जल 212 फ़ारेनहाइट पर उबलने लगता है। ठीक है, इस पानी में चावल, सब्जी, गोश्त आदि उबालकर पकाया जा सकता है। भोजन उबालने के पश्चात बचे हुए पानी को फेंकना नहीं चाहिए, अपितु इसका उपयोग दाल या सूप आदि बनाने में करना चाहिए, ताकि आवश्यक तत्व शरीर को प्राप्त हो सके। ठीक है, तो जो है इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी पर कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ को पकाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि, जल द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि, जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि। तो क्या बोलते हैं? तो आपको हमेशा जानना है कि वाष्प द्वारा जो पकाया जाता है उसको हम लोग प्रत्यक्ष विधि कहते हैं। ठीक है, वाष्प द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि जो होती है वो क्या होती है कि जो है जैसे कि एक आप जो है वो रखो, कोई बर्तन रखो, उसमें पानी उबल रहा हो, उसके ऊपर चलनी रखी हो और चलनी के ऊपर कोई बर्तन रखा हो, उसमें कोई सामान रखा हो, तो वो अप्रत्यक्ष विधि है। जल द्वारा पकाने की विधि उबालना हो गया, और जल द्वारा पकाने के अप्रत्यक्ष विधि हो गई कि जो है जल द्वारा पकाने की अप्रत्यक्ष विधि में आ गया कि जो है आप जो जल है वो उबल रहा है और उसके ऊपर कोई चीज़ रखी है, जैसे कपड़ा वगैरह रखा हुआ है, तो उस पर कोई चीज़ रखी है, तो वो जल द्वारा अप्रत्यक्ष विधि में आ गया है। तो यहाँ पर क्या होगा कि नीचे के बर्तन में पानी डालकर तथा ऊपर छलनी पर कोई कपड़ा बांधकर खाद्य पदार्थ रखा जाए तो उसे वाष्प द्वारा पकाने की प्रत्यक्ष विधि कही जाएगी। ठीक है, इसी माध्यम से हम लोग के यहाँ फरा वगैरह बनता है। ठीक है, हम लोग के यहाँ जो है ये सारी फरा वगैरह बनता है इस माध्यम से। लेकिन अगर इसी को हम लोग जो है किसी और चीज़ में ले लेंगे, जो डबल बॉयलर मेथड वगैरह आ जाता है, ये वाष्प द्वारा अप्रत्यक्ष विधि में आ जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फर्स्ट हम लोग इसका टिक मार्क करेंगे और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्राणिज भोज्य पदार्थों तथा वनस्पति भोज्य पदार्थों द्वारा प्राप्त होता है। खनिज लवण प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है, विटामिन प्राप्त होता है। प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थ से हम लोगों को क्या प्राप्त होता है ये बताना है। तो हम लोगों को खनिज लवण कहाँ से प्राप्त होता है? मिनरल से प्राप्त होता है, जो कि प्राणिज भोज्य पदार्थ से नहीं प्राप्त होता। वसा हम लोगों को घी से प्राप्त होता है, तेल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो सिर्फ प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थ दोनों से जो है वसा प्राप्त होता है। क्यों नहीं प्राप्त होता? घी है प्राणिज भोज्य पदार्थ में आता है, लेकिन वो वेगन डाइट में आता है। वेगन डाइट मतलब कि जो जीव जंतु से हमको प्राप्त होता है दूध। ठीक है, जो वेज और नॉन वेज दोनों लोग खाते हैं।
लेकिन जो है प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन प्राणिज भोज्य पदार्थ में भी मिलता है और वनस्पतिक भोज्य पदार्थ में भी मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से क्या मिलता है, मुख्य रूप से आपको विटामिन जो है मिलता है। जैसे आप विटामिन ए ले लो, आप विटामिन बी ले लो, आप विटामिन सी ले लो, आप विटामिन डी ले लो, आप विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। तो हर चीज़ आपको मिल जाती है प्राणिज भोज्य पदार्थ और वनस्पति भोज्य पदार्थ में, ठीक है। लेकिन देखिए इसमें क्या बोला है, खनिज लवण भी मिलता है लेकिन उतनी मात्रा में नहीं मिलता। वसा भी मिलता है लेकिन उस हिसाब से नहीं मिलता। प्रोटीन भी मिलता है उस हिसाब से नहीं मिलता जिस हिसाब से आपको विटामिन मिलता है, ठीक है। तो सबसे उत्तम आंसर हमेशा सबसे उत्तम लगाया जाता है, वही आंसर सही माना जाता है। तो गलत लगा के आप आ जाओगे कि हाँ इसमें भी मिलता है, इसमें भी मिलता है, इसमें भी मिलता है, तो वो थोड़ा समस्याग्रस्त है, वो ऐसी चीज़ें नहीं मानी जाती हैं। आपको कोई मजबूत जो ऑप्शन हो उसको लगाना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे मजबूत ऑप्शन आपका विटामिन जाएगा, ठीक है। और व्याख्या मैंने बता रखी है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है कि भोज्य पदार्थों में मिलावट से होता है सुपोषण, कुपोषण, स्वस्थ जीवन, इनमें से कोई नहीं। तो भोज्य पदार्थों में मिलावट किससे होता है, कुपोषण होता है। सबको पता है कि कुपोषण होता है, क्योंकि भोज्य पदार्थ से जो मिलावट होगा, अगर जो है उससे जो है सुपोषण होता तो मिलावट अच्छी होती, ठीक है। और अगर जो है स्वस्थ जीवन होता तो भी मिलावट अच्छी होती, तो मिलावट अच्छी नहीं होती, इसका मतलब कुपोषण होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर टिक मार्क कर देते हैं। और व्याख्या तो मैंने बता रखी है, इसमें इससे ज़्यादा व्याख्या कुछ नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज क्या है, नेक्स्ट पेज है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, भूजने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में आता है। भूजने तथा सेकने का प्रयोग किस विधि में आता है, किस विधि में किया जाता है। जल द्वारा पकाने की विधि में, वाष्प द्वारा पकाने की विधि में, चिकनाई द्वारा पकाने की विधि में, वायु द्वारा पकाने की विधि में। तो जल द्वारा पकाने की विधि में उबालना हो गया। वाष्प द्वारा पकाने की विधि में अभी बता दिया कि वाष्प द्वारा कैसे पकाया जाता है, ठीक है। उसको जो है सेकना क्या बोलते हैं, वो सिमरिंग वगैरह बोल दिया जाता है, नहीं सिमरिंग तो जल का फतफता के पकाने को बोलते हैं। वाष्प द्वारा जो पकाया जाता है वो इडली वगैरह पकाया जाता है, ठीक। उसके बाद में चिकनाई द्वारा पकाना मतलब कि फ्राई करना होता है, चाहे उसको डीप फ्राई करो आपकी तेल में डुबो कर, चाहे सैलो फ्राई करो कि ब्रश से तेल लगा दो पराठे पर। जैसे पराठा सैलो फ्राई में आता है लेकिन पकौड़ी डीप फ्राई में आती है, ठीक है। और वायु द्वारा पकाने का विधि क्या होता है, वायु द्वारा पकाने का विधि होता है कि भूजना। भूजना मतलब जैसे कि जो है मक्का, ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इन सब चीज़ों को गर्म करके भूना जाता है। तो ये गर्म वायु जब आती है उस पर तो वो पकता है, भूनता है, ठीक है। तो ये सारी भूनने की विधि में आती है। भूनना, सेकना, भट्ठी, तंदूर आदि सब क्या हो जाते हैं, भूनने की विधि में आते हैं। तो इसका क्या आंसर होगा कि भूजने तथा सेकने का प्रयोग किया जाता है वायु द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर कर देते हैं हम लोग वायु द्वारा। व्याख्या बता दी मैंने, अब आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में क्या है, रेफ्रिजरेटर में साकाणु की वृद्धि 40% फ़ारेनहाइट के नीचे हो जाती है, ठीक है। अब मतलब कि नीचे जब अगर रेफ्रिजरेटर 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाता है तो क्या होती है। साकाणु मतलब हमको जो है समझना है कि इनसे मतलब जो रोग वाले जो मतलब जो जान होती है, जीवाणु विषाणु जो होते हैं उनको बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। तो बढ़ जाते हैं, रुक जाते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में जो साकाणु की वृद्धि 40% फ़ारेनहाइट जब नीचे आती है तो उनकी ग्रोथ स्थिर होती है, मतलब रुक जाते हैं, कम नहीं होते हैं, रुक जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब उससे कम उनकी फ़ारेनहाइट होती है फ्रिज की तो वो धीरे धीरे क्या होता है कि वो असक्रिय मतलब कि मरने वाली स्थिति आ जाती है, असक्रिय हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग फ्रिज से कोई सामान निकालते हैं और उसको रख देते हैं कुछ देर बाद, तो वो जो है जो आपके विषाणु मर चुके, जो जीवाणु मर चुके होते हैं वो दूसरे रूप से जो है उनके अंदर जो है वो फैलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा कि वो रुक जाते हैं। जब 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आता है तो वो रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, ठीक। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। नेक्स्ट आंसर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अंडा तथा दूध सहित अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं, कितने फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रहते हैं ये आपको बताना है। अंडा तथा दूध सुरक्षित रहते हैं कितने फ़ारेनहाइट पर, तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्मी बढ़ जाती है तो सुरक्षित रहना मुश्किल हो जाता है। 97 में बहुत गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर 35 से 40 डिग्री उस पर जो है
या 20 से 40 फ़ारेनहाइट। तो क्या है 35 से 40 डिग्री जो है इस पर क्या होता है, ये कोल्ड स्टोरेज आपका जो है रखता है, क्योंकि जब 20 डिग्री या उससे नीचे आने लगेगा तो उसमें थोड़ा सा क्रिस्टलाइजेशन हो सकता है, थोड़ा सा वो जम सकता है, जो कि जब उसको बाहर निकाला जाएगा तो वो ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए 35 से 40 डिग्री पर रखा जाता है ताकि उसमें कोई समस्या ना आए। अब इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देखना बहुत ज़रूरी है। कोल्ड स्टोरेज का तापमान 32 फ़ारेनहाइट से 45 फ़ारेनहाइट तक होता है, जिनमें अंडा, दूध, अन्य डेयरी उत्पाद जो होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों को निम्न तापक्रम पर सुरक्षित रखा जा सकता है, जैसे अंडा, दूध और थोड़े समय तक सुरक्षित रखे जाने वाली वस्तुओं को। ठीक है, 35 से 40 डिग्री तक के तापमान पर सुरक्षित रखा जा सकता है। पनीर 45 फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित किया जाता है। देखो, इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिन तक तो सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। जैसे अंडा है तो अंडे को 2 दिन 3 दिन इससे ज़्यादा नहीं रखा जाता है, वरना वो ख़राब होने लगता है। ठीक है, अब जो लोग खाते होंगे उनको पता हो कि बासी अंडा कैसे लगता है, ताज़ा अंडा कैसे लगता है। हम तो खाते नहीं, हम वेजिटेरियन है, मुझे पता नहीं है स्वाद का। लेकिन हाँ, लिखी हुई जो बातें हैं उसमें ये है कि जो है अंडा वगैरह जब बासी होता है तो उसका स्वाद शायद गड़बड़ हो जाता है, तो इसलिए इनका 35 से 32 35 ऐसे रहता है। तो ऑप्शन में 35, भाई ये तो 2004 का क्वेश्चन पेपर है, तो ऑप्शन में 35 40 दिया है, लेकिन 32 डिग्री तक जो है उसका सेल्सियस रखा जाता है। तो ये 35 सही होगा, 20 नहीं सही होगा। 20 पर वो चीज़ें रखी जाती हैं जो लंबे समय तक टिकाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग लगा देंगे क्या, 35। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोतलों द्वारा फलों का संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं होता है। फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना, इनमें निहित वायु को बाहर निकालना, इनमें धीरे धीरे पकाना, इनमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। तो फलों को संरक्षण के लिए क्या आवश्यक होता है, भाई फल का रस पहले निकाला जाता है, फिर उसके बाद उसको संरक्षित किया जाता है। सबको पता है फल तो संरक्षित ऐसे किया नहीं जाता, फल तो कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित किया जाता है। फल का जो रस होता है उसको बोतल में संरक्षित किया जाता है। तो जैसे जूस, जैम, केचप आदि का प्रयोग किया जाता है, उनको जीवाणु रहित बनाया जाता है। बोतलों में भर के कार्क का मोम को सील कर जाता है। कार्क मतलब ऐसे लकड़ी का होता है उसको लगा दिया जाता है, या रबड़ का होता है उसको लगा दिया जाता है, या जो है जो वो एक कैप आती है जो ओपनर से खोला जाता है उसको लगा दिया जाता है। ठीक है, सील कर दिया जाता है। ठीक है, तो इनको सोडियम बेंजोएट परीक्षक का प्रयोग किया जाता है, इससे इसको सुरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कि फलों का जो संरक्षण होता है उसमें क्या किया जाता है, उसमें जो है बोतलों में पर्याप्त रूप से गर्म नहीं, वो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें गंधक या अम्ल मिलाया जाएगा। ठीक है, फलों का संरक्षण जूस, जैम, केचप आदि को क्या करेंगे, सोडियम बेंजोएट परीक्षा का प्रयोग किया जाएगा। सोडियम बेंजोएट का, तो फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना। अच्छा, अब जो उसके फल की जो जिसमें रस को हम लोग को रखना है उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बोतलों को गर्म करेंगे, मतलब उसको गर्म पानी से धुलेंगे, उसके बाद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, उसमें गंधक अम्ल को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे, जो है जो फल है उसको संरक्षित करने के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, चौथा। ठीक, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। भंडार गृह में नमी होने पर डिब्बों को रखने के पूर्व क्या करना चाहिए, डिब्बों को तेल में डुबोकर फिर उसे रखना चाहिए। डिब्बों को पानी में रखना चाहिए, डिब्बों को गर्म जल में रखना चाहिए। तेल युक्त वस्त्र उसके चारों तरफ रगड़ देना चाहिए। ये आपको पूछा, तो जब भी भंडार गृह में आप नमी युक्त जगह डब्बों को रखें तो डब्बों को क्या करना चाहिए कि उनके चारों तरफ डब्बों के थोड़ा सा तेल रगड़ देना चाहिए। उससे क्या होता है कि तेल के अंदर नमी नहीं अंदर जा पाती है, वायु अंदर नहीं जा पाता है। ठीक है, डिब्बों को सीलबंद करते समय कई सावधानियां बरतनी चाहिए। डिब्बों को सही तरीके से कसना चाहिए ताकि अंदर वायु प्रवेश ना कर सके, और हल्का सा गर्म करके फिर इनको सुखा लेना चाहिए डब्बों को, और उसके बाद में हल्का सा तेल लगा देना चाहिए। ठीक है, उसके डब्बे के चारों तरफ। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि स्ट्रॉबेरी का या जेरी जैम को जमाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, नमक मिलाया जाता है, नींबू का रस मिलाया जाता है, गंधक
अम्ल मिलाया जाता है, आलू मिलाया जाता है। स्ट्रॉबेरी तथा चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? जमाने के लिए। तो स्ट्रॉबेरी और चेरी जैम को जमाने के लिए उसमें जो है नमक जमता नहीं है, गंधक अम्ल उसको बचाता है, आलू जो है अगर मिलाया जाएगा तो वो खराब हो जाएगा। उसमें क्या मिलाया जाता है? उसमें नींबू का रस मिलाया जाएगा। जैम तथा जेली को जमाने के लिए अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आवश्यकता होती है फलों को काटकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पकाया जाता है, मतलब सेल्सियस पर। फिर साइट्रिक अम्ल डालकर चौड़े मुंह वाले जो है बोतलों में इसको पैक किया जाता है। ठीक है, तो पहले तो क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग इस पर गंधक अम्ल के द्वारा इसको जमाएंगे। ठीक है, नींबू के रस से तो इसके जो चीनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होंगी। ठीक है, इसका जो चीनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गंधक अम्ल लगाएंगे। इसको जो इसमें ट्रू दिया है ये सही नहीं है, इसमें गंधक अम्ल लगेगा। ठीक है, अब गंधक अम्ल कैसे लगेगा इसको ध्यान से सुनिए। नींबू का जो रस होता है वो इसलिए मिलाया जाता है कि जो इसमें चीनी पड़ी हुई है वो जमे नहीं, वो क्रिस्टलाइज नहीं हो। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग करेंगे किसमें, गंधक अम्ल में। ठीक, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ठीक, अब देखिए इसका जो व्याख्या दिया है वो सही दिया है, लेकिन जो इसका आंसर दिया है वो गलत दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे क्या है, बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क में स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख है? अंचलाधिकारी, सहायक नर्स यानी मिडवाइफ, पशु चिकित्सक अधिकारी, कृषि पदाधिकारी। तो इसमें बाल कल्याण सेवाओं में क्या होता है कि आपका सहायक नर्स मिडवाइफ यानी ANM आती है। ठीक है, यानी कि अंचलाधिकारी नहीं आती है, ये महिलाओं के लिए है। अंचलाधिकारी भी बाल विकास के लिए है, बाल कल्याण के लिए है। अंचलाधिकारी मतलब होता है आंचल के जो है तले काम करने वाले बच्चों के लिए, लेकिन जो है क्या पूछा है, बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क में स्थापित का सहयोग है। तो स्थापित करने में किसका सहयोग है? तो वो चिकित्सा ANM का है। ठीक है, ये ANM का है। ठीक है, अंचलाधिकारी भी हमारी जो है बच्चों के लिए है, लेकिन इसका ANM जो है ये इन लोगों से संपर्क स्थापित करवाती हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत की बीमारी क्या है? मीजल्स, जर्मन मीजल्स, चिकन पॉक्स, चेचक, सभी। तो सबको पता है ये सभी ही है, सब जो है छुआछूत की बीमारी है, तो इसमें सभी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, इसको नेक्स्ट थोड़ा बड़ा करेंगे, थोड़ा जल्दी कराएंगे वरना जो है काफ़ी लंबा हो जाएगा। डिप्थीरिया के परिणाम होते हैं, ठीक है, बैसिली के कारण गले में भूरी झिल्ली बन जाना, हृदय एवं गुर्दों को प्रभावित करना, टॉक्सिन द्वारा स्नायु तंत्र पर प्रभाव पड़ने से लकवा होना, या उपरोक्त सभी। तो डिप्थीरिया एक जीवाणु जनित रोग है, या कारोनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया जीवाणु है, या मनुष्य के श्वास नली को प्रभावित करता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है, दम घुटने लगता है। ठीक है, इस रोग में गले की जो भूरी झिल्ली होती है वह जो है इसमें सांस लेने में दिक्कत होती है। डिप्थीरिया का विष हृदय, पेशियों, गुर्दों आदि तक पहुंच जाता है। इन अंगों को अस्थायी रूप से नुकसान पहुंच सकता है। ठीक, तो क्या होगा इसमें होगा उपरोक्त सभी। आंसर गलत दिया हुआ है और यहाँ पर जो आंसर डाला है वो गलत है। इसमें जो है निम्न क्या है, इसमें जो आंसर उपरोक्त सभी है यही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, कुष्ठ रोग के लक्षण है संवेदन और अनुभूति का समाप्त होना, एकदम सही। नाड़ियों का बढ़ जाना, कोमल हो जाना, ये भी सही है। त्वचा पर ग्रंथियों का फोड़ा तथा फोड़े होना, ये भी सही है। उपरोक्त सभी यानी कि सभी सही हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। मलेरिया होता है मादा एनफेलीज मच्छर से, नर एनफेलीज मच्छर से, क्यूलैक्स मच्छर के काटने से, उपरोक्त में से किसी नहीं। मैंने एकदम बहुत अच्छे से आपको पढ़ा रखा है वॉइस नोट, आप लोग ग्रुप पर जुड़ जाइए हमारे, वहाँ पर आपको वॉइस नोट मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको पता है मादा एनफेलीज मच्छर। ठीक है, क्यूलैक्स मच्छर से फाइलेरिया होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, पशुओं के से मनुष्य तक पहुँचने वाले कौन से रोग हैं, ये भी एकदम कभी कल ही बताया था, ये है रेबीज। ठीक है,
फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, हाइड्रोफोबिया पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला रोग है रेबीज, जिसे हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी जो है कहा जाता है। ठीक, जो जैसे रेबीज तो सबको पता है कुत्ता बिल्ली की इधर आड़ से पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर आंसर आपका जो है रेबीज ही आएगा, क्योंकि मैंने पहले बताया जो आंसर मजबूत हो वही आप डालो। ठीक है, लेकिन आंसर यहाँ पर दोनों सही है, लेकिन हम लोग आंसर करेंगे रेबीज। ठीक, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हम लोग, क्वेश्चन नंबर कितना आ गया हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर आ गया हम लोग का 23। निम्नलिखित में से कौन सा आहारीय चिकित्सा का उद्देश्य है? ठीक है, पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना। ठीक है, रुग्णा अवस्था में उच्च पोषक तत्व, शरीर को प्रभावित अंग जो है उनको पर्याप्त विश्राम, तो ये सारी चीजें सही होंगी इसमें। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। कितनी प्रोटीन देना चाहिए जो उच्च प्रोटीन युक्त आहार है? ठीक है, तो 50 से 100 देना चाहिए, या 100 से 125, 200 से 300, 300 से 350। तो कितना देना चाहिए हम लोगों को? तो उच्च प्रोटीन आहार जो होता है वो होता है हम लोगों का 100 से 125। ठीक है, 100 से 125 इसलिए होता है कि ये प्रोटीन उत्तक कोशिकाओं के मूल घटकों में से हैं। अगर जिसको उच्च प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो उसको 100 से 125 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन लेना चाहिए। कई प्रोटीन एंजाइम होते हैं जो जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। चना, मटर, मूंग, मसूर, उड़द, राजमा शाकाहारी प्रोटीन के स्रोत हैं, जबकि मांस, मछली, अंडा, यकृत मांसाहारी प्रोटीन अच्छे स्रोत हैं। सोयाबीन में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। जो शाकाहारी लोग हैं वो सोयाबीन से प्रोटीन को पूरा कर सकते हैं। 16 से 18 वर्ष के आयु वाले बच्चों को प्रोटीन की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बढ़ती उम्र में रहते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितनी कैलोरी होनी चाहिए? ठीक है, तो ज्वर से पीड़ित जो व्यक्ति है उसके आहार में हम लोग को जो है, जब सामान्य व्यक्ति स्वस्थ होता है तो उसको 2400 कैलोरी होती है, और जब पीड़ित व्यक्ति होता है कि इससे ज्वर उसको होता है तो उसको कैलोरी ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए, वरना उसको ब्लड प्रेशर लो होने लगता है, उसको एनर्जी कम मिलने लगती है, तो वो चक्कर आने लगता है, कमजोरी फील करने लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसका क्या करेंगे? 2700। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। कहाँ होते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन? मानव शरीर के प्रजनन अंग में, मानव शरीर के प्रजनन तंत्र के अतिरिक्त भाग में, दांत में, किसी में नहीं। तो अर्धसूत्री जो होते हैं वो लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में जो है होते हैं। ठीक है, तो जब लैंगिक प्रजनन है तो मानव शरीर के प्रजनन तंत्र में मिलेगा। भाई लैंगिक जो है प्रजनन कहाँ मिलता है? मानव शरीर में मिलता है, तो मानव शरीर में मिलता है तो मानव शरीर का होगा उसमें। ठीक है, तो मानव शरीर का इसमें जो है होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में 2 युग्मों का संयोजन होता है, जिनमें अणुगुण और गुणसूत्र का समूह होता है। ठीक है, तो ये विशिष्ट द्विगुण कोशिका होती है या विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है, जिसके द्वारा बनने वाली अगुणित संतति कोशिकाओं गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो जब जहाँ गुणसूत्र आ गए, जहाँ प्रजनन आ गया, वहाँ लैंगिक होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा जो है मानव शरीर का प्रजनन तंत्र। ठीक, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा कहलाती है स्नायु ऊतक, ऐच्छिक, पेशीय उपकला। मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जाने वाली ऊर्जा स्नायु ऊतक कहलाती है। ठीक है, मेर रज्जु या सुषुम्ना के अंतर्गत मस्तिष्क का पिछला भाग लंबा होकर खोपड़ी के पीछे आता। मैंने बहुत अच्छे से मस्तिष्क पढ़ाया है, आप जाकर दे सकते हैं, पीछे आप जब जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर मैंने पढ़ाया है, तो स्नायु ऊतक मिलती है। ठीक है, मस्तिष्क तथा रीढ़ रज्जु में पाई जानी ऊर्जा ऐच्छिक,
कहाँ है वो मैंने बताया है, और पेशिया कहाँ बताया वो भी बताया, उपकला कहाँ, मैंने सारा चीज़ बता दिया है, तो आप वहाँ पर जाकर देख लेना पीछे। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अस्थिपंजर में कौन प्रमुख भाग नहीं है? अस्थिपंजर में कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? तो एकदम साफ है भाई, सिर है, धड़ है, फिर अक्रांग है, रक्तकण नहीं है। ठीक है, रक्तकण, अस्थि मतलब हड्डी होती, तो वो तो रक्तकण अस्थि हड्डी में नहीं आता। ठीक है, ठीक है। अस्थियों का 38 भाग ओसीन नामक प्रोटीन से बना होता है, 62% अकार्बनिक लवणों से बना होता है, जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, फॉस्फेट आदि से निर्मित बना होता है, और रक्त निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो बच्चे होते हैं उनकी कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो बच्चों की 300 से 320 हड्डियाँ निम्नांकित हैं। कहीं कहीं 320 लिखी जाती है, कहीं कहीं 300 लिखी जाती है, कहीं कहीं 270 भी लिखी जाती हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में 300 और 270 हो तो 300 लगाइएगा, अनिवार्य 300 ही है। 300 इसलिए होती है क्योंकि बच्चे में कैल्शियम नहीं पाया जाता है, बच्चे में कार्टिलेज पाया जाता है। जब बच्चे में कैल्शियम बढ़ने लगता है तो जो कार्टिलेज होता है वो कैल्शियम में परिवर्तित हो जाता है और हड्डियां जुड़ने लगती हैं आपस में, तभी वो हड्डियां आगे चल के 206 हो जाती हैं। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, मेरुदंड कोष पसलियां तथा उरोस्थि है, क्या है? खोपड़ी है, धड़ की अस्थियां हैं, हाथ पांव हैं, और कोई भी नहीं। तो मेरुदंड मतलब क्या होता है? धड़ की अस्थि होती है। ठीक है, तो इसको धड़ की अस्थियां बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ टिक लगा लेते हैं, और कुछ मैं इसको फटाफट से बताती चलती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं 30 क्वेश्चन पे ख़त्म करूँगी, नेक्स्ट आगे बढ़ूँगी। ठीक है, तो इसका मैं आपको जो है वो कर देती हूँ, इसका मैं आपको पहले इसको मिटा दूं मैं। ठीक है, मेरुदंड कोष पसलियां उरोज सभी शरीर के धड़ की अस्थियां हैं। मेरुदंड मानव शरीर के रीढ़ की हड्डी है। मेरुदंड के ऊपर गर्दन, नीचे पुच्छ, मतलब जो बिल्कुल नीचे जहाँ से आपकी हिप जो है जुड़ते हैं वहाँ से 33 अस्थियां स्तंभ पर, स्तंभ मतलब हिप के अंदर पाई जाती हैं। इसमें पसलियों की संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, पीछे जाइएगा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बार बार एक ही चीज़ बताने से वीडियो बिना मतलब लंबी होती है, फिर आप लोग का भी समय खराब होता है। फिर नेक्स्ट क्या है? स्वस्थ शरीर में पेशियां सदा ही थोड़ी कसावट की स्थिति में रहती हैं ताकि प्रत्येक समय क्रियाओं के लिए तत्पर रहें। यह तत्परता क्या कहलाती है? जो है पुट्टा कहलाती है, यानी पुट्टे कहलाती है, मसल टोन कहलाती है, अल्ना टोन कहलाती है, कोई भी नहीं। तो यह सारी क्या बोलते हैं? मसल टोन कहलाती हैं, क्योंकि जो मसल होती हैं वो टोन रहती है, टाइट रहती हैं, तभी जो क्या होता है कि सारी पेशियां मजबूती से टिकी रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? वैसी पेशियां जो नितंब, नितंब मतलब हिप, जिसको आप लोग बैक बोलते हो, बैक मतलब जो आपको पुट्ठा होता है, वैसी पेशियां जो नितंब या का मांसल भाग बनाती हैं तथा फीमर से जुड़कर नितंब जोड़ तक फैलाव करती है, वो क्या कहलाती हैं? ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, ग्लूटियल, हैमस्ट्रंग। तो आप बताओ क्या कहलाती है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्या कहलाती हैं? तो ये कहलाती हैं आपकी जो है जो मांसल होती हैं वो जो ट्राइसेप्स बोलते हैं ना। बाइसेप क्या होता है? बाइसेप जो हमारे जो सीने की चीज़ें होती हैं उसको हम बाइसेप बोलते हैं। लड़के क्या बोलते हैं? बाइसेप बना रहे हैं बोलते हैं ना। ट्राइसेप क्या होता है? हिप वाली चीज़, तो जो हिप टाइट होता है, नितंब टाइट होता है, तो बोलते हैं कि ट्राइसेप बहुत अच्छे बने हैं, मतलब कि टाइट है, लूज नहीं है। ठीक है, पसलियों के बीच में स्थित पेशियाँ जो उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती और उठती हैं और कहलाती हैं। ठीक है, पसलियों के बीच में स्थित पेशियाँ जो होती है उसे श्वसन के लिए ऊपर उठाती है, वो क्या कहलाती हैं? इंटरकोस्टल बोलती हैं, मध्यपट बोलती हैं, अनुपस्थ बोलती हैं, और कोई नहीं। तो इंटरकोस्टल इसलिए बोलती है क्योंकि बीच की होती है, जब इसको हम लोग सांस लेते हैं तो ये जो स्थितियाँ वो होती हैं वो ऊपर उठती हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरकोस्टल बोलेंगे। ठीक है, इंटरकोस्टल बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? प्रति घन मिलीमीटर रक्त में रक्त कणों की संख्या होती है, मतलब कि प्रति घन मिलीमीटर में कितने रक्त कण पाए जाते हैं? 50 लाख, 50 करोड़, 5 लाख, इनमें से कोई नहीं। लाल रक्त कण की बात हो रही है, लाल रक्त कणिकाओं की बात हो रही है, तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो 50 लाख प्रति घन मीटर में पाई जाती हैं। ठीक है, ये जो होती हैं ये 120 दिन जीती हैं, इनका जीवन काल 120 दिन होता है।
ठीक है। ये अस्थिमज्जा में होती है। लाल रक्त कणिकाएं शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का काम करती हैं। अगर एचबी डाउन हो जाता है तो लाल रक्त कणिकाएं कम हो जाती हैं, शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका 50 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त पट्टिकाओं का कार्य होता है चोट लगने पर रक्त को जमाना, चोट लगने पर दर्द होना, स्पर्श पर गुदगुदी होना, पसीना निकालना। ये बिल्कुल आसान सा प्रश्न, छोटे बच्चों वाला प्रश्न है, चोट लगने पर रक्त को जमाना। ठीक है, तो इसको लगाते हैं टिक मार्क और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्या है, अमाशय के पीछे तथा उदर के ऊपरी बाएं भाग में जो बड़ी जो है ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है, जो बड़ी लसिका ग्रंथि पाई जाती है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, तिल्ली, अग्नाशय, यकृत, कोई नहीं। तो लसिका ग्रंथि जो होती है अमाशय के पीछे उदर के ऊपर बाएं ओर पाई जाती है उसको हम लोग तिल्ली बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग यकृत, अन्याशय नहीं बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, अमाशय के पीछे तथा ऊपर भाग के ऊपरी उदर भाग के ऊपरी बाएं कोने में जो पाई जाती है लसिका ग्रंथि उसको हम लोग तिल्ली कहते हैं। मानव शरीर की सबसे जो है बड़ी ग्रंथि यकृत है, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, यकृत मतलब आपका क्या होता है, लीवर होता है। ठीक है, तो इसमें आपका तिल्ली आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैसा तंत्र जो भोजन का अवशोषण कर उसे रक्त कोषों के लिए उपयोगी बनाता है उसे क्या कहा जाता है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र या कोई भी नहीं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पाचन तंत्र। आसान सी बात है, भोजन का अवशोषण पाचन तंत्र में होता है, तो टिक मार्क तो यहीं लगा देते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं और इसको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन उसको हम लोगों ने लगा दिया। ठीक है, कहाँ फंसता है वो अपना पाचन तंत्र। ठीक है, 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों का अस्थायी दांतों का संख्या कितना होता है, तो ये भी सबको पता है। 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों का अस्थायी दांत कितना होता है, 20 होता है। ठीक, 2 वर्ष तक के बच्चों को 20 दांत हो जाते हैं। ठीक है, तो टिक मार्क कर लो और आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ग्रंथि जिसका भार 1.5 किलोग्राम तथा कोमल लाल होता है अमाशय के ऊपरी भाग में दाएं तरफ उदर पट के नीचे होता है क्या कहलाता है, तो सबको पता है अन्याशय, पित्ताशय, अकृत। तो पित्ताशय 1.5 किलो का नहीं होता, अन्याशय वो भी 1.5 किलो का नहीं होता, यकृत जो होता है वो 1.5 किलो का होता है क्योंकि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यकृत। ठीक है, यकृत के द्वारा पित्त स्रावित होता है, एंजाइम जो होता है इसमें उपस्थित होता है, यकृत प्रोटीन का चयापचय में सक्रिय भाग लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एंजाइम जो पके स्टार्च को माल्टोज में बदलता है तथा लार में रहता है उसको क्या बोलते हैं, पेप्सिन, टाइलिन, रेनिन, लाइपेज। सबको पता होगा ये कि स्टार्च को जो माल्टोज में बदलता है वो टाइलिन होता है, ये सबको पता होगा, ये मैंने बताया भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, नाक, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनी फेफड़ा, उपरोक्त सभी, कोई नहीं। तो नाक, ठीक है, नाक क्या होता है, सांस लेते हैं। ग्रसनी कंठ, ग्रसनी मतलब होता है जो हम लोग जो है खा लेते हैं, मतलब वो करते हैं, खाते हैं। और श्वासनली और श्वसनी फेफड़ा, तो श्वास नली से श्वास लेते हैं। ठीक है, और श्वसनी फेफड़ा, फेफड़ा भी श्वास नली में श्वास में काम करता है। और ग्रसनी होता है वो खाने वाला, ठीक है, उसको ग्रसनी कंठ बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका उपरोक्त सभी जो दिया हुआ वो गलत होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या टिक मार्क करोगे, उपरोक्त सभी आपका गलत होगा। ठीक, ठीक है, जैसे व्याख्या देख लो, मनुष्य में श्वसन तंत्र का सबसे बड़ा फेफड़ा फुफ्फुस होता है। ठीक है, जिसमें नासामार्ग, लैरिक्स, ग्रसनी और ट्रैक्रिया, ब्राई, ब्रोंकोलाइटिस और फेफड़ा सारी चीज़ें आते हैं। तो फिर फेफड़े में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाबों के जो है अंतर के कारण होता है। तो श्वसन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है पूछ रहा है। ठीक है, तो उपरोक्त सभी गलत है। क्यों, क्योंकि तीनों चीज़ें, कोई नहीं भी तो दिया है, तो कोई नहीं तो कैसे होगा। इसलिए कभी भी आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, इसी तरह से कंफ्यूजिंग करता है फिर जो है आप लोग परेशान होते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, बहुत टाइम हो रहा है, जल्दी खत्म करना है। श्वसन की क्रिया 1 मिनट में कितनी होती है, सबको पता है, 72 बार, 18 बार, 50 बार या कोई नहीं। तो श्वसन क्रिया कितनी होती है एक बार में, सबको पता है कितना होती है, बताओ जल्दी से।
श्वसन क्रिया एक बार में मिनट में 15 से 18 बार होती है, लेकिन सबसे नज़दीक क्या है? सबसे नज़दीक यहाँ पर आपका 18 है, तो 18 दिया जाएगा। ठीक, 72 बार दिल धड़कता है, श्वसन क्रिया नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, आगे आ गए हम लोग नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज कौन सा? 12 नंबर। चलो ठीक है, श्वसन क्रिया 1 मिनट में 15 से 18 बार होती है। ठीक है, शरीर के अंदर खींचने बाहर निकालने का तरीका होता है, ये जो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जब किसी कारण से फेफड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तथा ऊतक को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, उस स्थिति को क्या बोलते हैं? एस्फिक्सिया, लकवा, बेरीबेरी, एनीमिया। तो जो है लकवा कब होता है? जब आपकी नस बंद हो जाती है, उसमें खून नहीं पहुंच पाता, तब। एनीमिया खून कम होता है। बेरीबेरी सबको पता है कि कैसे होता है, मैंने पढ़ा रखा है, बार बार एक ही चीज़ क्या बताना। ठीक है, और जो है बेरीबेरी विटामिन बी की कमी से होता है, ये भी पता है। तो एनाफिक्सिया जो होता है, ये क्या होता है कि जब फेफड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता तो एनाफिक्सिया हो जाता है। तो इसका आंसर एनाफिक्सिया हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? माइक्रोवेव, ओवन, कुकर, वैक्यूम क्लीनर आदि सरलीकरण है पुराने सामान के, नए क्रांतिकारी सामान के, गृहिणी को पीटने के सामान के, और तो कुछ भी आए और कुछ भी नहीं, मतलब हद है। गृहिणी को पीटने का सामान, मतलब जब आयोग वाले ये चीज़ बना रहे थे क्वेश्चन, तो उनका दिमाग ने ही काम करा था कि गृहिणी को इन चीज़ से पीटा जाएगा, बेचारी बचेगी वो। भाई अगर वो जिंदा रहेगी तभी घर का काम करेगी, मर जाएगी तो घर का काम नहीं करेगी फिर वो। तो इसमें क्या होगा कि जो है नए क्रांतिकारी सामान है। ठीक है भाई, गृहिणी को कोई अगर पुरुष है तो बिल्कुल नहीं पीटना, और लड़की है तो पीटना मत। ठीक है, चलो ठीक है, इसका टिक मार्क करते हैं हम लोग नए क्रांतिकारी सामान में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गृह सज्जा के विभिन्न अंग कौन से हैं? फर्श पर अल्पना बनाना, दीपावली शादी समारोह के झंडियाँ लगाना, घर कमरों को भेड़ बकरियों को रखना, रंग बिरंगे कागजों और फूल पत्तियों से घर को सजाना। तो देखिए, गृह सज्जा के विभिन्न अंग कौन से नहीं है पूछा है, तो नहीं है भेड़ बकरियां घर में रखना, गृह सज्जा के अंग नहीं है। तो आप लोग इसको टिक मार्क कर लेना। ठीक है, चलो टिक मार्क हम लोग कर लेते हैं इसको। एक से एक क्वेश्चन, मतलब आयोग में बैठे भी बहुत अजीब, मतलब बहुत बुद्धिमान लोग हैं भाई, कुछ कहना नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजावटी नमूनों में रचनात्मक नमूने किस भाग को सुंदर बनाते हैं? निचले भाग को, भीतरी भाग को, ऊपरी भाग को, किसी भी भाग को नहीं। तो नमूने हैं, रचनात्मक नमूने किस भाग को सुंदर बनाते हैं? तो ऊपरी भाग को। ठीक है, चलो 45 क्वेश्चन हो गया। चलो 5 क्वेश्चन और फटाफट कर लेते हैं, 50 क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दा हमेशा होना चाहिए मोटा पूरे दरवाजे और खिड़कियों पर, पतला आधे दरवाजे खिड़कियों पर, पतला और पूरे दरवाजे खिड़कियों पर किसी भी तरफ नहीं। तो पर्दा पूरा होना चाहिए और मोटा होना चाहिए, ताकि बाहर की चीज़ें बाहर से कोई अंदर देख ना पाए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आंसर व्याख्या इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि समय व्यवस्थापन की योजना को सफल होना कैसे किया जा सकता है? संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु परिवार के सदस्य को मानसिक रूप से संतुष्टि देकर, संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य और मानसिक संतुष्टि दोनों पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो है जब संतोषजनक पारिवारिक लक्ष्य और मानसिक संतुष्टि होगी तभी सही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपकरण में तैयार खाद्य पदार्थों को वायुमंडल के ताप से कम ताप पर खराब होने से बचाया जाता है? रेफ्रिजरेटर, कुकर्स, स्टोव, कोई भी नहीं। तो कुकर गर्म चीज के लिए काम करता है, स्टोव पकाने के लिए काम करता है, रेफ्रिजरेटर इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकते हैं। कुपोषित व्यक्ति, सुपोषित व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति कोई नहीं। स्वस्थ व्यक्ति जो होते हैं वो हर कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो स्वस्थ व्यक्ति हर कार्य कर सकते हैं। जो और सारी व्याख्या मैंने बता दी है। मैंने ये जो आपका उपकरण वाला रेफ्रिजरेटर अभी मैंने पहले बता दिया था, इसलिए मैंने इसको बताया नहीं कि 35 डिग्री से 40 डिग्री चीज़ें जो होती हैं वो 2-4 दिन वाली चीज़ें होती हैं, जैसे अंडा हो गया, ब्रेड हो गया, दूध हो गया, इसको आप रख सकते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं 35 से 40 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है कि 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, नॉट द लीस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन फिर कल होगा। ठीक है, तो विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं सामुदायिक स्वास्थ्य उत्थान हेतु तो कौन कार्यरत करता है? यानी कौन ये है जो कार्य करता है? भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, भारत सेवक समाज,
कस्तूरबा मेमोरियल फंड एवं हिंद कुष्ठ निवारण संघ, भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं अखिल भारतीय नेत्रहीनता उन्मूलन समाज। तो और उपरोक्त में से सभी। तो क्या है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भी ये करती है, कस्तूरबा मेमोरियल एंड फंड हिंदू कुष्ठ निवारण, भारतीय बाल कल्याण भी करता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। इसमें आपका क्या चला जाएगा, इसमें आपका चला जाएगा उपरोक्त सभी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं और 50% के बाद नेक्स्ट कल करेंगे, ठीक है। तो व्याख्या क्या है इसकी, उसको हम लोग देखेंगे। व्याख्या यहाँ पर हम लोग देखेंगे। व्याख्या क्या है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी कस्तूरबा और जो है ये उन्मूलन जो है, भारतीय नेत्रहीन उन्मूलन स्वयं स्वास्थ्य सेवाएं जो है, संस्थाएं जो है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सामाजिक न्याय, विकास, सामाजिक सेवा आदि मानव अधिकार के लिए कार्य करती हैं, ठीक है। तो ये हमारे 50 क्वेश्चन हो गए। 50 क्वेश्चन आपके मैंने करवाए हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे कल, ठीक है। इस पर टिक मार्क मैं कर देती हूँ। 13 नंबर पर मैंने टिक मार्क नहीं किया है, टिक मार्क कर दूं मैं, वरना आप लोग को कन्फ्यूज़न हो सकता है। तो इसमें आएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों ने जो की हैं, तो 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखा, ठीक। तो 50 क्वेश्चन में कोई भी समस्या होगी तो आप टेलीग्राम पर जाकर आप वहाँ से हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आप लोग उसको समझो, ठीक है। फिर जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैं कल करवाऊँगी, कल 2 वीडियो में ये कंप्लीट मैं करवा दूँगी, कल ही करवा दूँगी दोनों, कल ही दोनों वीडियो में डाल दूँगी। तो समस्या आपको नहीं हुई कोई भी, कल 2004 का पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप कुछ भी आपको कोई समस्या हो तो आप लोग उसको बता सकते हैं, आप लोग अपनी समस्या को हमें हर तरह से बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। और एक चीज़, आप लोग जो भी कोई समस्या हो तो आप उसका आंसर मुझे नीचे ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आंसर करने से मैं आप लोगों के नाम उसमें ज़रूर ले देती हूँ। जब भी कभी मोटिवेशन वीडियो डालती हूँ या कभी कुछ भी डालती हूँ, क्वेश्चन वाले वीडियो भी डालती हूँ, तो उसमें भी आपके नाम मैं ले लेती हूँ। आज मैं इसलिए नहीं लूँगी वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, क्योंकि कम से कम 5 मिनट लग जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी जो मैं कल 2nd या 3rd वीडियो डालूंगी उसमें मैं जो है आपके नाम बताऊंगी किसने किसने आंसर किया। कुछ नाम तो ऐसे हैं जो मेरे मुंह पे रटे हुए हैं। नम्रता जी मुझे आंसर कर देती हैं, बाबू सिंह जी आंसर कर देते हैं, पूजा जी आंसर कर देती हैं, सारिका दीक्षित जी हैं वो आंसर कर देती हैं, और उसके बाद में मुझे और नम्रता पाठक मैंने आपको बता दिया। ऐसे कुछ लड़कियां हैं जो मुझे आंसर कर देती हैं, हमेशा मुझे करती हैं आंसर। और भी कुछ लोग हैं जो मुझे परमानेंट आंसर करती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उन लोग का आंसर देख के, क्योंकि वो लोग सक्रिय हैं इसलिए आंसर करती हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ये बोलती हैं कि बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, तो उससे क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। जो जो 8-10 लोग लाइक करते हैं उससे भी मुझे मतलब मैं दिल से उनको चाहती हूँ कि वो भी सफल हो जाए। भाई जो लाइक नहीं करते वो भी सफल हो जाए, ईश्वर करे, लेकिन जो लाइक करते हैं वो तो सफल हो जाएं, क्योंकि मुझे वो लोग मोटिवेट करते हैं। मुझे लगता है कि इतने लोगों को पसंद आया। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग मुझे जो है सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा आप लोगों का, ताकि मैं और बच्चों को पढ़ा सकूं, ठीक। तो चलिए अब बहुत बातें हो गई, तो मैं इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कल 2004 का जो है सारा समाप्त हो जाएगा। 50 क्वेश्चन आज करवा दिया है और जो क्वेश्चन बचा हुआ है वो मैं कल करवा दूँगी, ठीक है। तो चलो मिलती हूँ कल, तो तब तक के लिए बाय बाय।